हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, तो उनको किसी प्रकार का चिंता और किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। आज से हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय का एक नया सीरीज का स्टार्ट यानी कि शुरुआत। और यहां से प्यारे बच्चों, आपका ज्योग्राफी में जो भी 22 चैप्टर्स हैं टोटल, उन 22 चैप्टर को मैं 7 क्लास में आपको टोटल बढ़िया तरीके से तैयारी कराने वाला हूं इन 7 सीरीज में। यानी कि आज ये हमारा पहला सेट 1 है और इसमें हम लोग ज्योग्राफी का जो पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीन चैप्टर का हम लोग एक क्लास में देखेंगे। तो तीनों चैप्टर का हम लोग महत्वपूर्ण रूप से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इस क्लास को कीजिएगा। अच्छी तरह से आपको सारी चीजों को समझना है। जो भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा उसके कंसेप्ट को समझना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको जरूर ले लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। मैं थोड़ा सा आपको खाका बता देता हूं इस क्लास में क्या क्या होने वाला है और कैसा रहने वाला है ये सीरीज। तो सबसे पहले ये आपका ज्योग्राफी का पहला सेट है। इसमें क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ साथ में करेंगे। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सभी। तो कैसा रहेगा हमारा इस लाइव क्लास में, हम लोग क्या क्या करेंगे। तो हमने आपको कहा कि ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक चैप्टर का स्टार्टिंग में हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव को लेंगे और 5 ऑब्जेक्टिव के बाद प्यारे बच्चों हम लोग प्लस में लेंगे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका दोनों प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक, चैप्टर 1 और 2 और 3 इन 3 चैप्टर्स को आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये 3 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर वीडियो के लास्ट में प्यारे बच्चों आपको गेस क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा। ठीक है, गेस क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा प्रॉपर से कहां से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा, तो तनु क्लासेस ऐप में आपको मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर में जाकर के तनु क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। ज्योग्राफी का पहला हमारा प्यारे बच्चों चैप्टर है और उसका नाम है प्यारे बच्चों मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसका पहला क्वेश्चन है। चलो, बहुत ही खुशी की बात है कि आपने 1 के क्या 1100 कर दिया है, क्या बात है। पहला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो प्यारे बच्चों यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा याद रखना कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक रेडजेल। तो यहां पर ध्यान दीजिए, फ्रेडरिक रेडजेल हमारा क्या है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, ये भूगोल है ना, भूगोल यानी कि ये ज्योग्राफी जो शब्द है, ये ज्योग्राफी किस प्रकार का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, ये ज्योग्राफी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। अच्छा, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ग्रीक का एक विद्वान था प्यारे बच्चों और उसका नाम था इरेटोस्थेनेज। क्या नाम था उसका, इरेटोस्थेनेज। उसी ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, याद रखेंगे, इरेटोस्थेनेज। मानव भूगोल का जनक कौन हो गए, फ्रेडरिक रेडजेल। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेडरिक रेडजेल का एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो वो पुस्तक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उसके पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। क्या नाम है प्यारे बच्चों, याद रहेगा सब किसी को, एंथ्रोपोज्योग्राफी उसके पुस्तक का नाम है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर का प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यानी कि मानव भूगोल को देखने का एक उपागम यानी कि नजरिया इसमें से कौन नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है। तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। इसको मानव भूगोल के दृष्टिकोण यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि प्यारे बच्चों हमारा पर्यावरण क्या हो गया, तो पर्यावरण में हमारा ये पेड़ पौधे हो गए, पर्यावरण में हमारा सब कुछ हो जाएगा, है ना, घास फूस हो जाएगा, नदी नाले, ये सब चीज हो जाएंगे। और साथ साथ में इस पर्यावरण में हमारा मानव भी रहता है ना। तो इस पर्यावरण में मानव का और इस पर्यावरण के साथ, पर्यावरण का मानव के साथ जो संबंध है ना, इन दोनों के बीच जो संबंध है, इन दोनों का संबंध किसके कारण बनता है, तो हमारा
पर्यावरण के साथ जो कारण बनता है, संबंध बनता है, संबंध का जो कारण है वो है टेक्नोलॉजी। क्यों प्यारे बच्चों? कि इस टेक्नोलॉजी से ही हम सारा कुछ कर पाते हैं। पेड़ों को काट पाते हैं, पेड़ों को काट करके फर्नीचर और विभिन्न प्रकार के सामग्री बना पाते हैं, नदियों में स्टीमर चला करके या फिर पहाड़ों को काट करके रास्ता बना पाते हैं। किसके कारण? मशीनों के कारण। और मशीन किसके कारण आता है हमारे पास? टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के कारण। गर्मी लगता है सूती वस्त्र पहनते हैं, ठंडी लगता है जो है गर्म वस्त्र पहनते हैं। तो ये सब चीज हम लोग किसकी सहायता से निर्माण कर पाते हैं? टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक यानी कि प्रौद्योगिकी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा खास है, ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो नवनिश्चयवाद के जो प्रतिपादक है ये एक क्या है? विचारधारा। वाद जहां भी आएगा ना उसका मतलब होता है विचारधारा। तो ये जो विचारधारा है किसके द्वारा दिया गया था? इसके प्रवर्तक यानी कि प्रतिपादक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर साहब है इसके प्रतिपादक। इस विचारधारा को देने वाला कौन है? ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा को एक दूसरा नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसका नाम दूसरा नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक है, रुको और जाओ, याद रहेगा सब किसी को। तो ये इसका क्या है? दूसरा नाम है। और इसको किसने दिया है? तो ग्रिफिथ टेलर साहब ने दिया है। बढ़िया से, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा किया गया था? जो संभववाद शब्द है, संभववाद मतलब क्या हो गया? संभावना यानी कि पॉसिबल है। पॉसिबल होने का मतलब क्या? कि जो पर्यावरण में जो भी प्रकृति के द्वारा निर्मित पदार्थ हैं, जो भी रूल रेगुलेशन है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, मानव उसमें परिवर्तन कर सकता है। अर्थात ये संभववादी विचारधारा का जो समर्थक था या फिर ये जो विद्वान दिया गया था जिस विद्वान के द्वारा, उसका नाम है लुसियन फेवरे। क्या नाम है उसका प्यारे बच्चों? लुसियन फेवरे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। हमारा 5 क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव है ना, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया पहला चैप्टर का। तो अब हम लोग क्या देखते हैं इसका? हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस पर वीवीए लगा देना आंख बंद करके प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन आना ही आना है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। किसको बोलेंगे? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल बोलते हैं भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मानवीय तथ्य का मतलब कि मानव कहां पर रहता है? घर में रहता है, तो गृह का अध्ययन, मानव अस्पताल का, स्कूल का निर्माण करता है, उन सब चीजों का अध्ययन, मानव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, उन सब चीजों का अध्ययन, है ना। तो मानवीय तथ्यों का अध्ययन की बात करेंगे। भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय तथ्य, मानवीय तथ्य में क्या आ जाएंगे? तो घर आ जाएंगे, सड़क का निर्माण करते हैं मानव, रेल मार्गों का निर्माण करते हैं, उद्योगों का निर्माण करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, खेतों में फसल का उत्पादन करते हैं। तो इन सब चीज का जब अध्ययन करते हैं, यानी कि जिसमें मानव का नियंत्रण होता है, मानव ये सारे कार्य करते हैं, तो इसको बोलते हैं मानव भूगोल, है ना। और यहां पर एक विद्वान के अनुसार बता देंगे ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए। तो एक विद्वान है रेडजेल, है ना, जिसका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। इसके अनुसार भूगोल क्या है? तो रेडजेल के अनुसार भूगोल है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंध का अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन है। तो मानव भूगोल फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार किसका अध्ययन है? मानव समाज, यानी कि मानव कहां रहता है? समाज में रहता है। मानव कहां रहता है? समाज में। और धरातल यानी कि पृथ्वी, है ना। तो प्यारे बच्चों, मानव जो भी काम करता है कहां पर करता है? पृथ्वी में न करता है। मानव घर का निर्माण कहां करते हैं? पृथ्वी पर। सड़क का निर्माण कहां पड़ता है? पृथ्वी पर। रेल मार्गों का जो है निर्माण, है ना, रेल मार्गों का जाल, उद्योग, कृषि धंधा, जो भी कार्य करते हैं पृथ्वी पर हम करते हैं ना। तो पृथ्वी हो गया एक तरफ और एक तरफ हो गया मानव। इन दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन कहलाएगा क्या? इसी को कहेंगे हम लोग प्यारे बच्चों मानव भूगोल। आई बात समझ में? ये 2 नंबर या क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें भौगोलिक सूचना यानी कि भूगोल के बारे में नहीं बता रहा है? बात करते हैं यात्रियों का विवरण। प्यारे बच्चों, जो भी यात्री आते हैं तो वो यात्रा करते हैं तो कुछ ना कुछ देखते होंगे, है ना, दृश्य देखते हैं और उसको अपनी किताबों में लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में दे दूं आपको कि आप लोग पढ़े होंगे इंडिका जो है ये यात्री का विवरण है। किसके द्वारा लिखा गया इंडिका? ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। याद है ना, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मेगास्थनीज के द्वारा ये पुस्तक हमारा लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज जो ने लिखी है, तो इसमें किसका विवरण है? पाटलिपुत्र यानी कि पटना। और पटना क्या है?
है एक स्थान, और स्थान का अध्ययन भूगोल में करते हैं, तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, भौगोलिक सूचना का स्रोत है। लेकिन हमको पूछा कि कौन नहीं है, देखेंगे। ठीक, दूसरा हमारा प्राचीन मानचित्र, तो जो भी प्राचीन मानचित्र है प्यारे बच्चों, उसमें समुद्र मार्ग, जल मार्गों के बारे में बात करते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा। प्राचीन महाकाव्य, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में महाकाव्य यानी कि बड़े बड़े ग्रंथ, कौन से बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तो पहला हमारा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं महाभारत, है ना, महाभारत में किसके बारे में चर्चा है, तो यहां पर जो है कुरुक्षेत्र में जो कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था उसके बारे में चर्चा है। तो कुरुक्षेत्र क्या है, एक स्थान है हरियाणा का, है ना। तो ये स्थान किस में आएगा, जो भी स्थान है, जो भी प्लेस है, जो भी पहाड़ पठार मैदान नदी नाला झील, ये सब किस में आता है, भूगोल में आता है, तो सब भूगोल में आ जाएगा। लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने ये नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, यानी कि सामाजिक भूगोल के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आएगा। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में खास करके रटना नहीं है, याद रखेगा। तो हमको पूछ रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल में नहीं आएगा। सामाजिक भूगोल मतलब कि मानव जहां पर निवास करता है ना, मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है ना, ये लोग मिलकर के रहते हैं जहां पर, है ना, ये हमारा मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो ध्यान दो, लिंग भूगोल में क्या आते हैं, एक आते हैं मेल, एक आता है फीमेल, यानी कि एक आता है महिला, एक आता है हमारा पुरुष। तो ये दोनों कहां रहता है, समाज में रहता है, तो बिल्कुल ये सामाजिक भूगोल का हिस्सा है। सांस्कृतिक भूगोल, प्यारे बच्चों, मानव जहां पर रहता है वो उसका खान पान होता है, रहन सहन होता है, उसका पहनावा होता है, उसका भाषा होता है, और इन सबके मिलन से बनता है संस्कृति, अर्थात सांस्कृतिक भूगोल भी सामाजिक भूगोल का हिस्सा है। फिर है हमारा चिकित्सा भूगोल, प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो समाज में लोग रह रहे हैं ये बीमार भी पड़ेंगे, और बीमार इन लोगों के बीच एक कोई डॉक्टर भी होगा जो इन लोगों का क्या करेगा, सहायता करेगा। तो चिकित्सा भूगोल भी हमारा इसी के अंतर्गत आएगा। किंतु सैन्य भूगोल जो है हमारा ये राजनीतिक भूगोल में आएगा। किस में आएगा प्यारे बच्चों, राजनीतिक भूगोल में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सैन्य भूगोल हमारा राजनीतिक भूगोल में आएगा, सामाजिक भूगोल में नहीं आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है। कार्ल मार्क्स क्या कहता था, कार्ल मार्क्स वो कहते थे कि जो फैक्ट्री है, जो उद्योग धंधे, इसको क्या कर दो, एकदम उखाड़ फेंक दो, है ना, उनके मालिकों को जो है उद्योगों से हटा दो, और मजदूरों का कब्जा होना चाहिए किस पर, उद्योग धंधों पर। वो क्या करते थे, रेडिकल थे, है ना, लोगों को हिंसावादी वो सिखाते थे, है ना, वो मजदूरों को उकसाते थे, तो वो कैसे थे, रेडिकल मतलब आमूलवादी। तो उसका विचारधारा कैसा था, आमूलवादी था। कभी कभी आपको रेडिकल दे देगा, ध्यान रखेंगे, रेडिकल इसको बोलते हैं जो है हिंसावादी तरह का। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी विचारधारा का समर्थक था हमारा कार्ल मार्क्स। अगला हमारा है, इनमें से कौन एक आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है मतलब क्या हुआ, आर्थिक भूगोल वैसा भूगोल जहां पर आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि मुद्रा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिससे हमें धन की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं कृषि भूगोल, बिल्कुल हमारा होगा। कृषि के अंतर्गत हम लोग अगर चाय का उत्पादन करते हैं, मान लो हम क्या करते हैं, केला का उत्पादन करते हैं, कोई भी चीज का उत्पादन करते हैं, बेचते हैं उससे, और उससे हमें मुद्रा की प्राप्ति, रुपया का प्राप्ति होगा, तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा। औद्योगिक भूगोल, उद्योग धंधे जो भी होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बनेगा, सीमेंट बनेगा, है ना, चीनी बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो ये सब भी हमारा आ जाएगा। पर्यटन भूगोल यानी कि टूरिस्ट भूगोल, तो लोग घूमने के लिए आएंगे टूरिस्ट के रूप में, तो यहां भी मुद्रा का सृजन होगा, रुपया कमाएंगे। लेकिन सैन्य भूगोल हमारा नहीं होगा। सैन्य भूगोल किसके अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, हमारा राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है हमारा सैन्य भूगोल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सब किसी का आंसर आ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। कौन सा कथन है जो कि भूगोल का वर्णन नहीं करता है, कह रहा है समाकलनात्मक अनुशासन। भूगोल एक समाकलनात्मक अनुशासन है, बिल्कुल समाकलनात्मक किसको बोलते हैं मेरे बच्चों, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, जैसे कि धूप पड़ती है, धूप पड़ने से पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने से भाप बनता है, भाप बनने से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद बादल बनता है, बादल बनने से बारिश होती है, और बारिश होकर फिर नदी में चला जाते हैं। तो ये क्या है, समाकलनात्मक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक, बिल्कुल सही। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है, बिल्कुल, एक तरफ मानव है, दूसरा तरफ पर्यावरण है, और उन दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन हमारा मानव भूगोल या भूगोल। द्वैधता पर आधारित है, बिल्कुल द्वैधता पर आधारित है। द्वैधता मतलब दो चीजों पर आधारित है, क्या, एक हमारा मानव और एक हमारा पर्यावरण यानी कि प्रकृति, है ना, दो चीजों पर। यही तो बोलते हैं हम लोग ना, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो एक मानव और एक प्रकृति, दो द्वैधता पर आधारित है, बिल्कुल सही है। प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, यानी कि कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के विकास के बाद भी ये क्या है, उस टेक्नोलॉजी जो है मानव के विकास से रिलेवेंट नहीं है। प्रासंगिक मतलब होता है रिलेवेंट, यानी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्या ऐसा बात है क्या, मानव के विकास में टेक्नोलॉजी का कोई हाथ नहीं है क्या? बिल्कुल गलत बात है। बिना टेक्नोलॉजी का तो आप मेरा क्लास भी नहीं देख सकते हो,
है ना। जो भी चीजें अभी देख पा रहे हो आप, मोबाइल देखो, डिजिटल बोर्ड देखो, ये पेन देखो, सब कुछ तो क्या है, टेक्नोलॉजी का देन है। तो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेवेंट है, ये गलत बात है। तो हमारा ये कथन हमारा संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट हो जाएगा। याद रखेंगे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अगला हम लोग लेते हैं, अब हम लोग प्यारे बच्चों यहां पर क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों ये क्या है, जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर का ये क्वेश्चन कि आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखे, है ना। आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र। तो आर्थिक भूगोल हमने कहा कि जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक भूगोल के 3 क्षेत्र क्या हो जाएंगे, जैसे कि कृषि भूगोल, जैसे कि उद्योग भूगोल, जैसे कि संसाधन भूगोल, जैसे परिवहन भूगोल, जैसे पर्यटन यानी कि टूरिज्म, है ना। इससे हमें धन की प्राप्ति हो रही है, अर्थव्यवस्था को गति मिल रहा है। तो ये सब आ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र इस प्रकार हैं, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, आगे और भी जोड़ सकते हो आप, है ना, खनिज भूगोल, या जोड़ दो आप क्या, पर्यटन भूगोल, है ना। तो ये हमारा 3 ही पूछा था, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों पहला चैप्टर कंप्लीट, है ना। पहला चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि पूछे जाने की संभावना है, हमने करा दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हमने 2 लघु उत्तरीय प्रश्न कराया। इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक। चलो चैप्टर हमारा है दूसरा नंबर का विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई? किस वर्ष मानव की जो जनसंख्या है 6 अरब हो गई? 6 अरब का मतलब समझ रहे हो ना, हमने आपको कई बार कहा है, कभी कभी यहां पर दे देगा 600 करोड़, तो 600 करोड़ ही कितने के बराबर होता है? 6 अरब के बराबर होता है। कब हुआ था? तो 1999 में। कब हुआ था? 1999 के आसपास हमारा विश्व का जनसंख्या कितना अरब हो गया था? 6 अरब हो गया था। क्वेश्चन एक पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि जो है विश्व की जनसंख्या को 5 अरब से, कितने अरब से? 5 अरब से 6 अरब होने में कितना साल का समय लगा था? 5 अरब से 6 अरब होने में कितना समय लगा था? तो 5 अरब से 6 अरब होने में विश्व की जनसंख्या को 12 साल का समय लगा था। कितना वर्ष का समय लगा था? 12 वर्ष का। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? इनमें से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन किसको बोलते हैं? कि एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र विशेष का, यानी कि जैसे कि किसी देश का, किसी गांव का, किसी नगर का, किसी महानगर का एक समय अंतराल मतलब कि जो 2024 से 2025 एक समय अंतराल हो गया, तो एक समय अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष के जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, होने वाला वृद्धि, यानी कि पिछला साल 500 था, इस साल 600 हो गया, तो 500 से 600 हो गया, इसको बोलेंगे जनसंख्या परिवर्तन। तो कौन इसमें है? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3। एक होता है जन्म, एक होता है मृत्यु, क्या होता है? मृत्यु, और एक होता है हमारा प्यारे बच्चों प्रवास। क्या होता है? प्रवास। जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो एक होगा हमारा जन्म, बिल्कुल जन्म हो जाएगा, एक होगा मृत्यु, बिल्कुल मृत्यु हो जाएगा, एक प्रवास। तो ये 3 घटक है हमारा, ये एक्स्ट्रा में आया है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं माना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इस क्वेश्चन को आप लोग गारंटी मान लो, ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, जैसे कि मरुस्थल क्षेत्र। प्यारे बच्चों मरुस्थल क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण यहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, अर्थात विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब जहां पर क्या होती है? गर्म बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी जनसंख्या कैसी पाई जाती है? विरल जनसंख्या पाई जाती है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। एक होता है ध्रुवीय क्षेत्र, तो जो भी ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब जहां पर क्या होती है? बर्फबारी पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ होता है, और यहां पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है, तो यहां पर भी जनसंख्या नहीं के बराबर पाई जाती है, यानी कि विरल मतलब कि जो है बहुत कम जनसंख्या पाना, है ना, जनसंख्या का बहुत कम होना, उसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र। और एक है हमारा ब्राजील का जंगल वाला क्षेत्र, ब्राजील का अमेजन वर्षावन, है ना, अमेजन जंगल जिसको बोलते हैं अमेजन। तो यहाँ पर भी आपको जनसंख्या क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत कम देखने को मिलेगा, विरल देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कहां पर जो है जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा पाया जाता है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है हमारा प्यारे बच्चों, यहां पर जनसंख्या घनत्व तो उच्च है। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन कौन से देश हैं, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, ये सब विकसित देश हैं, है ना। और यहां पर क्या है, आपको ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा, मॉनसूनी जलवायु है, कृषि ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन। इस प्रश्न का अगर आंसर देखें तो इस प्रश्न का आंसर देखें कि कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, आपको पूछा नहीं है, तो ध्रुवीय प्रदेश, क्योंकि यहां पर बर्फबारी होती है इसलिए विरल जनसंख्या वाला प्रदेश होगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश प्यारे बच्चों याद रखेंगे, भूमध्य रेखा जो होता है ये 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं, यहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है, तो यहां भी विरल जनसंख्या पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया हमारा ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि कौन सा क्षेत्र है, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अटाकामा क्या है, एक मरुस्थल है, कहां पर है, ये चिली में है। कौन सा देश में, चिली में। और मरुस्थल में कौन सी जनसंख्या पाई जाती है, मरुस्थल में विरल जनसंख्या पाई जाती है, याद रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस देश, किस महाद्वीप का है, यानी कि सबसे तेज गति से जनसंख्या कहां पर जो है बढ़ रही है, तो वो है हमारा अफ्रीका में, है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहां पर है। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपका फिक्स्ड कर रहा हूं मैं। एक तो पूछेगा आपको कि अटाकामा का मरुस्थल कहां पर है ना, अटाकामा का मरुस्थल कहां पर है, याद रखेंगे। अटाकामा का मरुस्थल आपका चिली देश में, किस देश में, चिली देश में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा थार का मरुस्थल कहां पर है, तो याद रखेंगे थार का मरुस्थल हमारा भारत में है, कहां पर है, भारत में है। फिर पूछेगा कि सहारा मरुस्थल कहां पर है, सहारा मरुस्थल प्यारे बच्चों आपका अफ्रीका महाद्वीप में, किसमें है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, फिर इसके बाद पूछेगा कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी याद रखो, काला कहां पर पाए जाते हैं, काले लोग, इसको बोलते हैं काला महाद्वीप, अंधा महाद्वीप, अनपढ़ महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, इसलिए कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है हमारा कालाहारी मरुस्थल, तो ये अफ्रीका में आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा है अब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। प्यारे बच्चों अगर इसी प्रकार से आप ज्योग्राफी का बढ़िया तरीके से आप जो है वैसे क्लास करना चाहते हो जिससे कि आपको एग्जाम से संबंधित सारे क्वेश्चन मिल जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है तनु क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हो प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, धार देना चाहते हो, तो आप लोग क्या करो, अभी वर्तमान में वहां पर चल रहा है आपका क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, क्रैश कोर्स में जो है आपको वही सारे चीज पढ़ाए जा रहे हैं जो प्रमुख से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास है। और हम लोग का टारगेट क्या है क्रैश कोर्स का, कि 15 दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद 15 से लेकर के 30 जो है दिसंबर यानी कि 1 जनवरी के बीच हमको क्वेश्चन बैंक कर लेना है पूरा 2009 से 2024 तक का। फिर उसके बाद उसमें मॉडल पेपर करने हैं। 1 जनवरी से फिर 15 तारीख तक हमको क्या करना है, मॉडल पेपर के साथ साथ गेस क्वेश्चन करने हैं और सब किसी को याद करने के साथ साथ रिवीजन करना है ना, बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद फिर 15 से लेकर के इधर एग्जाम तक आपको कंटिन्यूसली टेस्ट लगाना है। जितना भी टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, इंजेक्शन की तरह काम करेगा वो, एंटीबायोटिक है ना। तो ये शेड्यूल हमने रखा है क्रैश कोर्स के लिए, तो आप लोग जरूर वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। आज नहीं कल आपको ज्वाइन करना है, कल आपका ऑफर आने वाला है बड़ा वाला। ठीक है, तो चलिए, तो नंबर आप लोग ये सेव कर लीजिएगा, 870991 10 प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, नंबर है। ठीक है, चलो बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। किसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। यानी कि प्यारे बच्चों ये कोई जगह है, अब इस जगह में कितने लोग रह रहे हैं, है ना, यानी कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये निकालेंगे कि इस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, है ना। इसी चीज को कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर बोलो, प्रति इकाई क्षेत्रफल बोलो, है ना, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या, तो क्या करेंगे, ऊपर में रखेंगे लोगों की संख्या और नीचे में रखेंगे क्षेत्रफल, नीचे में क्या रखेंगे, क्षेत्रफल। तो यही कहलाएगा जनसंख्या का घनत्व, यानी कि प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, ये कहलाएगा हमारा जनसंख्या का घनत्व। इसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, सबसे अधिक घनी आबादी कहां पर है, याद रखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया वाला भाग
है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारा मालदीव श्रीलंका नहीं, ये तो दक्षिण एशिया में आ जाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, है ना, ये देश आते हैं आपका। तो याद रखेंगे यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है। लेकिन हमको पूछा है कि कौन सा क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में रेल घरों का निर्माण करना, स्कूल की स्थापना करना, स्वस्थ क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स का निर्माण करना बहुत दिक्कत होता है। पठारी क्षेत्र, यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और सीधा सीधा सेम प्रॉब्लम होता है हमको। मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य आसानी से हो जाता है। कृषि कार्य होने के साथ साथ यहाँ पर मकान बनाना आसान है, बहुत ज्यादा मकान आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर स्कूल का निर्माण कर सकते हो, यहाँ पर आप सड़क का निर्माण कर सकते हो, यहाँ पर रेल मार्गों का निर्माण कर सकते हो, यहाँ पर कृषि कार्य कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। इसलिए मैदानी क्षेत्र में आपको ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है किसी जनसंख्या, किसी व्यक्ति का एक जगह पर टिके रहने का, क्या है वो, जलवायु। आप कहीं पर जाते हो और वहां का अगर हवा पानी अच्छा नहीं लगता है तो आप वहां पर नहीं रहते हो। बाकी चीजें थोड़ा बहुत रहता है तो एडजस्ट कर लेते हो, कि खाना खराब है चलो भाई एडजस्ट कर लो, है ना। वहां पर लोगों का भाषा अच्छा नहीं है फिर भी एडजस्ट कर लेते हो, माहौल अच्छा नहीं है फिर भी एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन अगर क्लाइमेट ही सूट नहीं कर रहा है तो आप एडजस्ट नहीं करते। वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप नहीं टिक पाओगे। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी, टिक नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा क्या है आपका मतलब कि बारिश खतरनाक टाइप का इस तरह का हो रहा है तो आप नहीं रह सकते हो। अर्थात जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, अमेजन नदी में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। अमेजन नदी बेसिन, है ना, जो अमेजन का जो जंगल है, कहां पर है ये अमेजन नदी बेसिन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है अमेजन का जंगल। तो यहां पर आपको घनी जंगल है, तो जंगल बहुत ज्यादा होने के कारण यहां पर जो है मानव क्या है बहुत कम मात्रा में है, यानी कि जनसंख्या क्या है, विरल जनसंख्या है। कैसी जनसंख्या है, विरल जनसंख्या है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। 12वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है जनसंख्या, यानी कि 12वीं शताब्दी की शुरुआत मतलब क्या, ये 12वीं बोल रहे हैं, सॉरी मेरे बच्चों, 21वीं शताब्दी की शुरुआत। तो 21वीं शताब्दी की बात करें अगर, तो 21वीं शताब्दी कब से कब तक होगा, तो 21वीं शताब्दी तो बात करो, 21 को बाद में रख दो और इससे पहले 2000 ला लो, है ना। यानी कि 2000 से लेकर के 2100 के बीच, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, यानी 21वीं शताब्दी। अभी वर्तमान में जो चल रहा है 21वीं शताब्दी। तो हमारा जो जनसंख्या 6 अरब जो हुई थी प्रमुख रूप से, है ना, 6 अरब जो हुई, यानी कि 600 करोड़ के आसपास हुई थी, वो हुआ था इसी टाइम पीरियड में, यानी कि 1999। 1999 क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है 21वीं शताब्दी का, है ना। तो ये लगभग इसी टाइम में हुआ था, 600 करोड़, या इसको 6 अरब बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, 6 अरब। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाया जाता है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, एक होता है प्राकृतिक वृद्धि और एक होता है वास्तविक वृद्धि। प्यारे बच्चों, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि इसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ। और ये कैसे निकलता है, तो जन्म माइनस मृत्यु, जन्म से जब मृत्यु को घटा देते हैं तो इससे निकलता है प्राकृतिक वृद्धि। और वास्तविक वृद्धि इसको बोलते हैं रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ कैसे निकलता है, इसको हम लोग निकालने का तरीका है प्यारे बच्चों, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास, यानी कि जितने नए लोग आए हैं, और माइनस उत्प्रवास, जितने लोग यहां से चले गए छोड़ करके, है ना। तो ये होता है हमारा रियल ग्रोथ, यानी कि वास्तविक। तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये होता है हमारा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। और जन्म माइनस मृत्यु ये होता है प्राकृतिक वृद्धि, इसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। अब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस पर वीडियो लगा दीजिए जल्दी से, है ना। जो भी हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है सारा का सारा चुन करके फिल्टर करके लिया है, ठीक है, हमने चुन करके लिया है ना। सगाई होता है, शादी होता है तो क्या करता है, देखता है, बहुत सारा छापता है, इधर उधर देखता है, जो हुस्न पड़ी मिल जाता है उसी को सिलेक्ट करता है ना। क्वेश्चन को भी हमने पूरा फिल्टर करके लाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, किसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे समय के 2 अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष का, यानी किसी गांव का, शहर का, नगर का, देश का, महानगर का, उसकी जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। और यह परिवर्तन बढ़ भी सकता है जनसंख्या और घट भी सकता है। अगर जन्म बहुत ज्यादा हो रहा है तो बढ़ेगा और मृत्यु बहुत ज्यादा हो रहा है तो घटेगा।
कोरोना वायरस आ गया, लोगों की मृत्यु ज्यादा हो गया तो घट गया, है ना, जन्म खूब ज्यादा हो रहा है तो बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। और यह परिवर्तन कैसा होता है, धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, और यह वृद्धि हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे ऋणात्मक, धनात्मक कैसे होगा, जब जन्म हमारा बढ़ गया बहुत ज्यादा, जनसंख्या 500 था और 500 से बढ़ के 600 हो गया, तो ये बढ़ गया ना प्यारे बच्चों, तो बढ़ गया तो इसको बोलेंगे धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या गांव का 500 था और एक साल के बाद घट के 400 हो गया, क्यों घट गया, हो सकता है कि बाढ़ आया होगा, हो सकता है कि भूकंप आया होंगे जिससे बहुत सारे लोग मर गए होंगे, तो जनसंख्या में कमी आ गई, इसको बोलेंगे ऋणात्मक वृद्धि। एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया हुआ है, जैसे कि भारत की जनसंख्या वृद्धि हमने कैसे निकाला परिवर्तन, देखो यहां पर, जैसे कि भारत की जनसंख्या 2001 में कितना थी, 103 करोड़, और 2011 में बढ़ के कितना हो गया, 103 करोड़ से 121 करोड़। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, याद रखेंगे 121 करोड़, ठीक है। अब निकालेंगे जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि दो समय अंतराल में क्या परिवर्तन आया, भाई 103 था और 103 से हो गया 121, तो आप परिवर्तन निकाल लो, 121 माइनस 103, तो घटाओगे तो कितना निकलेगा, 18, कितना हुआ 18, तो ये 18 करोड़ जो है क्या हो गया, ये हमारा जनसंख्या वृद्धि, यानी कि 10 साल में दो समय अंतराल है, एक 2001 2011, तो दो समय अंतराल बीच में हो गया, तो हमारा इस 10 साल में हमारी भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि हुई है। आई बात समझ में, इसी को बोलेंगे जनसंख्या की वृद्धि। आगे बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जनसंख्या बटा क्षेत्रफल निम्न में से किसको दर्शाता है, तो हमने कहा आपको प्यारे बच्चों जनसंख्या और नीचे में हो जाए क्षेत्रफल, तो इसी को तो बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, हमारा जनसंख्या के घनत्व को दर्शाता है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ये आप लोग पीडीएफ जरूर ले लेना प्यारे बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज आप लोग ये पीडीएफ जरूर ले लेना, आपका बहुत काम आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इसको लेने के लिए क्या करेंगे आप लोग, ये क्या बोलते हैं आप लोग, डाउनलोड कर लेना, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा, मैं वहां पर दे दूंगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, प्रतिकर्ष कारक वे कारक जिसके कारण जनसंख्या को एक स्थान से छोड़कर दूसरा स्थान जाना पड़ता है मजबूरी के तौर पर, तो कौन सा कारक हो नहीं है। तो सबसे पहले देखो कौन कौन है, तो जल अभाव, अगर पानी नहीं है भाई तो वहां पर रह के क्या करोगे, बिल्कुल ये कारक होगा। बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी ज्यादा है तो वहां पर क्यों रहोगे आप, तो ये भी होगा प्रतिकर्ष कारक। महामारी, बहुत ज्यादा भूकंप आता है, बहुत ज्यादा सुनामी आता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, तो वहां पर नहीं रहोगे आप, ये भी प्रतिकर्ष कारक है। शैक्षणिक सुविधा, प्यारे बच्चों अगर एजुकेशन की अच्छी सुविधा है तो आप उस गांव को क्यों छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे ना, तो ये हमारा प्रतिकर्ष कारक नहीं, बल्कि ये कौन सा कारक है, ये हमारा अपकर्ष कारक है। कौन सा कारक हमारा, ये अपकर्ष कारक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत, तो जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टिन साहब ने। किसने दिया था, एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टिन साहब ने। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कहा था इन्होंने, ये कहा था कि जब स्टार्टिंग टाइम पीरियड में हमारा जनसंख्या पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि अनपढ़ था, खेतों में काम करता था, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था, तो ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देता था और इन लोग की मृत्यु भी ज्यादा होता था, यानी कि जनसंख्या इससे स्थिर था। वर्तमान में क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या शहरों में रहने लगा, वो लोग पढ़े लिखे हो गए और उद्योगों में काम करने लगे, तो ये लोग क्या करने लगे, जन्म दर को क्या करने लगे, निम्न करने लगे, कम करने लगे, बच्चों का जन्म कम कर दिया, तो जन्म दर भी कम हो गया और डॉक्टर की सुविधा होने के कारण मृत्यु भी कम हो गया, तो इससे भी हो गया जनसंख्या में स्थिरता, ठीक है। यही हमारा था उसका। चलो आगे, हमारा विश्व जनसंख्या को 5 से 6 अरब होने में कितने साल का समय लगा था। विश्व की जनसंख्या को 5 करोड़ से 5 अरब से 5 करोड़ नहीं 500 करोड़ से 600 करोड़ बोलो, या फिर 5 अरब से 6 अरब, तो ये लगा था 12 वर्ष का समय। कितना वर्ष का समय, याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है आपका। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति 1000 बच्चे पर जितना बच्चा का जन्म होता है इसको कहते हैं जन्म दर, और प्रति 1000 बच्चा पर या प्रति 1000 लोगों पर जितना मृत्यु होता है इसको बोलते हैं मृत्यु दर। तो 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म हुए बच्चों को बोलते हैं जन्म दर। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन आया है इस चैप्टर का, है ना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बार बार पूछा जाता है ना, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा खास है ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, 4 कारकों का वर्णन करें। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारक, यानी कि जनसंख्या कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम होगा, इसको तो कोई ना कोई प्रभावित करेगा ना। तो कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या कहां पर ज्यादा रहता है, तो आप लोग को मालूम होगा जितना भी सभ्यता हुई है आज तक की, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सारी सभ्यताएं आपका नदी के किनारे हुआ है ना। सिंधु घाटी सभ्यता है ना, कौन सा, सिंधु नदी के किनारे, उसके बाद रावी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, है ना, इन सब नदियों के किनारे हुआ। क्यों? क्योंकि पानी की जरूरत होती है मानव को, पानी जहां पर मिलेगा, क्योंकि पानी सबसे आवश्यक तत्व है, हवा पानी, है ना। तो पानी आवश्यक तत्व है, पानी के बिना जीवन जीना असंभव है। तो पानी के मतलब कि निकट लोग रहते हैं, तो ज्यादातर जनसंख्या आपको नदी के किनारे देखने को मिलेगा और वहां पर जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा देखने को मिलेगा। पहला हमारा हो गया। दूसरा जलवायु। जलवायु मानव की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है ना। चलो एक एक करके देखते हैं हम लोग कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। पहला, जल की उपलब्धता। जल जीवन का क्या है, आधार है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व के सबसे घन जो है सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, है ना। जहां पर भी नदी आपको दिखेगा उसके किनारे बहुत आपको ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी, ठीक है। चाहे आप गंगा नदी निकालो उठा लो, चाहे आप यमुना नदी की उठा लो, चाहे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, हुगली, है ना, जो भी नदी लोगे आप उसके किनारे बहुत ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा। भू आकृति। भू आकृति मतलब कि स्थल की आकृति कैसी है। अगर पर्वतीय क्षेत्र है, अगर पठारी क्षेत्र है, अगर उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगा। क्यों? वहां पर मकान बनाना मुश्किल है, घर बनाना, सड़कों का निर्माण करना, है ना, रेल मार्गों का निर्माण करना मुश्किल है। लेकिन मैदानी क्षेत्र है तो जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा काम वहां पर आसान हो जाता है। तो पर्वतीय भागों की तुलना में मैदानी भागों में या फिर समतल भागों में आपको घरों का निर्माण करना, कृषि कार्य करना, सड़क का निर्माण एवं उद्योग स्थापित करना बहुत ज्यादा सरल होता है, आसान होता है। इसलिए आपको मैदानी क्षेत्र में यानी कि समतल भागों पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है। आगे है हमारा जलवायु। दूसरा कारक है जलवायु। अत्यधिक गर्म एवं ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। यानी कि अगर प्यारे बच्चों गर्मी ज्यादा है या बहुत ज्यादा ठंड है ना, तो वैसे जलवायु में रहना मुश्किल होगा, है ना। लेकिन अगर जलवायु कैसा है, सुविधाजनक जलवायु है। सुविधाजनक मतलब कि एकदम पूरा बढ़िया सा, न तो बहुत ज्यादा गर्मी न तो बहुत ज्यादा ठंडा, है ना, एकदम पूरा आरामदायक मौसम है, तो आप वहां पर आसानी से रहोगे, है ना। तो वैसे जलवायु में अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा। मिट्टी यानी कि मृदा। अगर प्यारे बच्चों कहीं की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ वाला है, जलोढ़ मिट्टी वाला प्रदेश है, तो वहां पर ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा। क्यों? वहां पर कृषि कार्य आसानी से होगा, उत्पादन का काम आसानी से होगा, है ना। तो उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेंगे, निवास करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या होती है, गहन कृषि होती है ना। गहन कृषि यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन का काम होता है कृषि से संबंधित, है ना। आगे बात करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर। चलो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाओ दोबारा तरीके से। ये हमारा प्यारे बच्चों तीसरा चैप्टर है ना। तीसरा, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में ले अरमान यही कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा चैप्टर। पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर है। क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यशील जनसंख्या 3 वर्ग होता है प्यारे बच्चों, 3 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? 3। एक होता है बाल वर्ग, एक होता है हमारा कार्यशील वर्ग, और एक होता है हमारा प्यारे बच्चों वृद्ध वर्ग, यानी कि जिसको बोलते हैं बूढ़ा वर्ग। क्या बोलते हैं? वृद्ध यानी कि बूढ़ा वर्ग। तो बाल वर्ग जो होता है ये हमारा 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु का होता है। कार्यशील वर्ग हमारा 15 से लेकर के 59, या फिर इसको कभी कभी 14 से लेकर के 60 बोला जाता है। वृद्ध वर्ग हमारा 59 प्लस यानी कि 60 से अधिक, ठीक है, ये बूढ़ा,
ठीक है, बूढ़ा वर्ग, वृद्ध वर्ग। तो हमारा पूछा है कि कार्यशील आयु वर्ग, तो कार्यशील जो होता है हमारा 15 से लेकर के 59, 15 से 59, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, दूसरा नंबर का, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड से हमको क्या पता चलता है? तो आयु लिंग पिरामिड जब देखोगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का मिस्र में पिरामिड है ना, तो इस पिरामिड से क्या पता चलता है, इसमें एक तरफ होता है मेल यानी कि पुरुष, और एक तरफ होता है हमारा फीमेल यानी कि महिला। तो महिलाओं और जो है पुरुषों की संख्या को दर्शाता है ये, है ना, उसकी प्रतिशत को दर्शाता है। तो ये पुरुष एवं महिला की जनसंख्या को दर्शाने का काम करता है हमारा, याद रखेंगे ये आयु लिंग पिरामिड। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब कि पुरुषों की तुलनाओं में महिला की संख्या कितनी है, इसको बोलते हैं लिंगानुपात। तो आपका सर्वाधिक जब भी पूछेगा, याद रखेंगे यूरोप का एक देश है जिसका नाम है लैटविया। क्या नाम है? लैटविया। इसी का जो है सर्वाधिक जनसंख्या लिंगानुपात है सबसे अधिक, और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात सबसे कम है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है भारत का लिंगानुपात, याद रखेंगे। तो सबसे अधिक किसका है? लैटविया। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है हमारा लैटविया। यानी कि यहां पर जो है लैटविया देश ऐसा है जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आई बात समझ में? यहां पर महिला लोग ज्यादा है। किसको किसको जाने का मन कर रहा है बताओ जल्दी से। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात न्यूनतम है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश अभी हमने कहा संयुक्त अरब अमीरात, यानी इसको बोलते हैं यूएई। कौन सा हमारा? यूएई, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सबसे अधिक नगरीकृत यानी कि नगर आपको देखने को मिलेंगे, पूरा का पूरा नगर के जैसा बसा हुआ, वो है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो है अगला हमारा है प्यारे बच्चों, अब यहां से बात करते हैं हम लोग, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। अब बात करते हैं पहला हमारा क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन। आपको तीसरा चैप्टर भी बहुत ज्यादा छोटा है, इससे भी कोई भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आश्रित जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। किसको बोलते हैं आश्रित जनसंख्या? वे जनसंख्या जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना, अपने भोजन के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, अपने शिक्षा के लिए दूसरों पर, अपने माता पिता पर या फिर अपने भाई बहन पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, उसको बोलते हैं आश्रित। जैसे कि 0 से लेकर के 14 वर्ग के जो बाल वर्ग होते हैं ना, वो भी आश्रित हो गया, वो निर्भर होते हैं अपने माता पिता पर। और जो बूढ़ा वर्ग है हमारा 60+, वो भी सरकार पर, अपना पेंशन पर निर्भर रहता है या अपने संतानों पर निर्भर रहता है कि वो मेरा बेटा खिलाएगा तो खिलाएगा, नहीं तो हमको भूखे रहना पड़ेगा, नहीं तो वृद्ध आश्रम हमको जाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, तो इसके अंतर्गत बाल वर्ग यानी कि 0 से 14 वर्ग के आयु के लोग, बच्चे, एवं वृद्ध वर्ग यानी कि जिनका आयु 60 से ज्यादा हो गया वो आते हैं, वे आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं। ये क्योंकि यह वर्ग अपने भोजन, अपने स्वास्थ्य संबंधी चीजें और शिक्षा आदि चीजों के लिए, आदि जरूरतों के लिए किस पर निर्भर होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं, है कि नहीं। आप भी निर्भर हो, लेकिन आपका उम्र 14 से ज्यादा हो गया है, आप नहीं आओगे। आप किस में आओगे? कार्यशील में। आपको पढ़ने का मन है, इसलिए आप इच्छित बेरोजगार हो, अपनी इच्छा के अनुसार काम में नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने का मन कर रहा है ना, लेकिन अंदर से तो नहीं कर रहा है क्या? नहीं सर, अंदर से तो मन नहीं कर रहा है, थोड़ा भी पढ़ ले रहे, एग्जाम है करीब में, इसलिए क्या ऐसा बात है? मतलब 100% शहरी जनसंख्या आपको किस देश में देखने को मिलेगा? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, यानी कि पूरा के पूरे लोग शहर में रह रहे हैं। कौन सा देश हमारा? वो है सिंगापुर, है ना। भारत के करीब में हमारा ये भारत है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, है ना। तो सिंगापुर देश में आपको 100% शहरी जनसंख्या देखने को मिलेगी। यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम देखने को मिलता है। यूरोप का जो भी देश उठाओगे ना, वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। क्यों? क्योंकि वहां के पुरुष जो होते हैं ना, घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, पर्यटन करने के लिए चले जाते हैं, टूरिस्ट के रूप में घूमते फिरते रहते हैं। और पुरुष लोग खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों की तरफ चले जाते हैं, और महिलाएं प्रमुख रूप से ज्यादा हो जाती है उसकी जनसंख्या। तो निम्न जन्म दर निम्न होने की बात ही नहीं है। समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति, तो बिल्कुल महिलाओं की स्थिति वहां पर आपको बेहतर देखने को मिलेगा। जो भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है। पुरुष प्रधान उत्प्रवास,
पुरुषों का उत्प्रवास मतलब पुरुष लोग अपना गांव अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं, जिसके कारण पुरुषों की जनसंख्या कम हो जाती है और महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है ना, जिसके कारण लिंगानुपात आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोनों कारण सही हो जाएगा, बी एंड सी। तो अर्थात हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किससे संबंधित है? जो हमारा बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश में प्यारे बच्चों जन्म बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे बहुत कम मात्रा में है, यानी कि साक्षरता दर उनका क्या है, निम्न है। और जो भी पढ़ा लिखा कम होगा वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो वो बाल विवाह कर देंगे, कम से कम उम्र में छोटे छोटे उम्र में शादी कर लेंगे और शादी करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे, ताकि वो अपने मजबूती को दिखा सके गाँव वाले को, मेरे अंदर पावर है ना, हमने क्या किया है, तैयार किया है एक फौज आपसे लड़ने के लिए, है कि नहीं। तो उसका पिरामिड कैसा है भाई, उसका पिरामिड है जो है कैसा, ये हमारा त्रिभुजाकार पिरामिड है, नीचे में खूब चौड़ा। क्यों चौड़ा दिखाई दे रहा है? क्योंकि जन्म बहुत ज्यादा हो रहा है तो चौड़ा है ना। और ऊपर में क्या है, पतला सा हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है उसको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो उनका मृत्यु होते जा रहा है। तो ये ऊपर में हो गया पतला, नीचे में हो गया चौड़ा, और आकार कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। तो इसका हो गया विस्तृत आधार, यानी कि बड़ा आधार। आधार कैसा है, बड़ा, विस्तृत है ना, विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार। कैसा आकार है इसका, त्रिभुजाकार है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? कौन सा कारक है जो संयुक्त अरब अमीरात में महिलाओं की संख्या को कम किया है? हमने कहा ना आपको, संयुक्त अरब अमीरात सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है। तो क्यों है हमारा? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, बिल्कुल जितने भी भारत के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, म्यांमार, थाईलैंड के पुरुष हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सऊदी अरबिया, मेरा वीजा लग गया संयुक्त अरब अमीरात में, क्या करना, पेट्रोल का काम कहाँ पर हो, अब ये काम बागान के काम में लगाए, घोड़ा रेस में लगाए, है कि नहीं, तो चले जाते हैं विदेश। अर्थात लोग यहां से ज्यादा जा रहे हैं, तो पुरुष यहां से ज्यादा गया, तो पुरुषों की संख्या में क्या हो गया, उछाल आ गया। और जो वहां पर महिलाएं रह रहे हैं, महिला तो भारत से जा नहीं रहे, महिलाएं तो पाकिस्तान से जा नहीं रही काम करने के लिए, पुरुष जा रहे हैं, तो पुरुष की जनसंख्या बढ़ गई, महिलाओं की संख्या कम हो गया, जिसके कारण वहां पर लिंगानुपात कम हो गया, पुरुषों की संख्या में तुलना में महिलाओं की संख्या कम हो गई। आई बात समझ में? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं? किशोर जनसंख्या किसको बोलते हैं? किशोर जनसंख्या जिसमें शारीरिक परिवर्तन आने लगता है, शारीरिक चेंजेस आने लगते हैं, आपके हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं, आपके सोच विचार में परिवर्तन होने लगता है, आपके जनन अंगों में परिवर्तन होने लगता है, इसको बोलते हैं किशोर जनसंख्या, है ना। इसी जनसंख्या संगठन के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका आयु वर्ग क्या है, 10 से लेकर के 19 के बीच होता है। कितना? 10 से लेकर के 19, है ना। और ये किशोर जो जनसंख्या होता है ना, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों संघर्ष और चुनौती वाला अवस्था। कैसी अवस्था? जो है जो बसंत की अवस्था, है ना। ये जो अवस्था होती है, जो स्टेज होता है, इसको बोलते हैं बसंत की अवस्था। कौन सी अवस्था? बसंत। क्यों बोलते हैं बसंत? कि बसंत ऋतु में जैसे आप सोते हो और ख्वाब देखते हो ना, वैसे ख्वाब आप 10 से लेकर के 19 साल की उम्र में देखते हो कि मेरा शादी उस शहजादे से होगा, है ना, राजा के बेटी से होगा, परी होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, शहजादा से होगा, है ना। और प्रेम कथा में आप डूबे हुए रहते हो, कोई कुछ बोले कोई दिक्कत नहीं, है ना। हमको तो वही मतलब कि आपने खाना खाया कि नहीं, क्या है कि नहीं, है ना। क्या है, आप डूबे हुए रहते हो, भावनाओं में डूबे रहते हो कि उसके लिए मुझे चांद तारे तोड़ लाने हैं किसी के लिए, है ना। आपके किसका है? आपके दादाजी का है चांद तारा जो लेके आ जाओगे आप, है ना। इतना वर्षों लग गया हमको वहां पर पहुंचने में, चंद्रयान 3 को पहुंचाते पहुंचाते हमने कितना करोड़ खर्च कर दिया, और आप ऐसे ही बोल देते हो कि आपके लिए मैं तारे तोड़ लाऊंगा। क्या बात है भाई। यही स्टेज है, इसी स्टेज में ये सब ख्वाब आने लगते हैं, दिन में भी आपको ख्वाब आने लगते हैं, ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों कि कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो कार्यशील जनसंख्या किसको बोलते हैं? हमने कहा प्यारे बच्चों कि जो 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं, इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। जो कार्य में लगा हुआ रहता है, कार्य करके अपना धन कमाता है, अपना पेट भरने का काम करता है, इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। इसको अर्जक जनसंख्या भी बोलते हैं। अर्जक मतलब कि जमा करना, है ना, चीजों को जमा करना, भोजन को संग्रहण करना, ठीक है। तो ये हमारा जो 15 से 59 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि यह जनसंख्या कार्य में संलग्न यानी कि लगी हुई रहती है। इसे अर्जक जनसंख्या भी कहा था। क्या कहा था? अर्जक जनसंख्या, ठीक है। आगे है हमारा प्यारे बच्चों, आगे हमारा कि स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के कारण है। स्त्रियों के लिंग अनुपात कम क्यों हुए हैं?
तो कम होने का कारण है स्त्री भ्रूण हत्या, बिल्कुल स्त्रियों को पेट में मार दिया जाता है। स्त्री शिशु हत्या, बिल्कुल जन्म होने के बाद भी उनकी हत्या कर दी जाती है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, घरेलू मतलब कि शादी के बाद भी उसको दहेज के नाम से, अन्य नाम से उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब चीज हमारा हो जाएगा स्त्रियों के लिंग अनुपात के कम होने के कारण। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग में नहीं आता? तो आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग में कौन आएगा, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो कौन नहीं है भाई? तो कार्यशील जनसंख्या आश्रित में नहीं आता, ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ये खुद कमा के अपना पेट भरता है। लेकिन जो बाल वर्ग है ये अपने माता पिता पर, और जो वृद्ध यानी कि बूढ़ा वर्ग है अपने बेटे पर, है ना, बेटा बेटी पर अपना क्या रहता है, निर्भर रहता है। यहां पर देखो जिंदगी का क्या, जीवन का ये नियम है। यहां पर माता पिता पर तुम निर्भर हो और यहां पर माता पिता तुम्हारे ऊपर निर्भर हो गया। आई बात समझ में? और बीच का स्टेज है, यहां पर तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ जो है, कुल जनसंख्या और कुल भूमि के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या यानी कि कुल जनसंख्या, टोटल कितने लोग रह रहे हैं कहीं पर, है ना, कुल कितने लोग रह रहे हैं, और क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितना है। तो इसी को तो बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। तो इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने को क्या कहते हैं? यानी लोगों का एक स्थान से, मतलब कि कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है, मान लीजिए ये पटना में रह रहा है ना, पटना में रह रहा है, और पटना से ये कहाँ चला गया ये व्यक्ति? तो पटना से चला गया दिल्ली, है ना, कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। तो इसको क्या कहेंगे? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसको बोलते हैं प्रवास। इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। ठीक है, तो प्रवास हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में जो पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी। सबसे पहले 1872 में प्रयास किया गया था, लेकिन जनगणना नहीं हो पाया था सही तरीके से, सफल तरीके से। तो 1881 में जाकर के सही तरीके से पूर्ण रूप से हो पाया था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1881। ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। क्या बात है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपको देखना ही देखना है आपके एग्जाम में। ठीक है, लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। किसको बोलते हैं लिंग अनुपात? तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसको बोलते हैं लिंग अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लिंग अनुपात। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों की तैयारी अभी तक थोड़ी भी नहीं हुई है, आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है सही तरीके से, आपका तैयारी नहीं हुआ है अच्छी तरीके से, और आपको गाइड नहीं हो पा रहा है, कोई आपको बताने वाला नहीं कि तैयारी कैसे करें, कब रिवीजन करें, कब पढ़ना चाहिए, याद कैसे करना चाहिए, ये सब चीज अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, तो ये आपको संस्था आपकी मदद करेगी उसमें। और आप क्या करेंगे, आप जुड़ जाइए क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स कल इसमें क्या आ रहा है, बड़ा ऑफर आ रहा है, तो कल का इंतजार कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए, है ना। बहुत कम फी है आपका, 400-500 के आसपास फी है आपका, आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होंगे यहाँ पर क्या होंगे, तो 4 टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। स्पेशली मेरे द्वारा आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ाया जाता है बढ़िया तरीके से क्रैश कोर्स में। ज्योग्राफी हमने लगभग 5 से 6 क्लासेस कर ली है, अभी भी ज्वाइन करते हैं अगर आप, तो आसानी से आपका तैयारी हो सकता है, क्योंकि 4-5 क्लास आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, बाकी 2 ही महीना आपके पास बचा हुआ है, ये 2 महीना अपना पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए अच्छी तरह से प्यारे बच्चों। आंख बंद कर दीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, जो भी चीजें चलाते हो उन सबको साइड करके भूल जाओ आप। बस एक ही चीज देखो, अपना एम, अपना गोल, कि मेरा फरवरी में एग्जाम है और मुझे बढ़िया से बढ़िया करना है, रिश्तेदारों का नाम रोशन करना है, अपने गुरुजनों का, अपने दोस्त यारों का नाम रोशन करना है, हमें दिखाना है, समाज को बताना है कि मेरे अंदर भी क्या है, मेरे अंदर भी दम है कुछ करने का। ठीक है, तो आप लोग जरूर तैयारी करने के लिए जुड़ जाइएगा। 870996 ये है आपका प्यारे बच्चों नंबर, इसको जरूर आप लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग, तो इसका हम लोग क्या कहेंगे कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है ना, महिलाओं की संख्या, इसी को कहते हैं लिंग अनुपात। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लिंग अनुपात। ठीक है, तो लिंग अनुपात का फॉर्मूला क्या हुआ कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, यानी कि जो प्रति 1000 मेल, यानी कि पुरुष पर, कितने पुरुष पर, तो 1000 पुरुष पर किसकी संख्या, फीमेल्स यानी कि महिलाओं की संख्या, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों लिंग अनुपात। क्या बोलते हैं इसको, लिंग अनुपात। याद रहेगा सब किसी को। तो ये हुआ प्यारे बच्चों आपका क्लास। आई होप कि ये क्लास आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा। ये आपका पहला क्लास था, सेट 1 था। हम लोग टोटल कितने सेट देखेंगे, ये सेट 1 था, हम लोग टोटल 7 गो सेट देखेंगे। कितना सेट, 7 गो सेट। और इस 7 सेट में 7 क्लास में क्या करेंगे, ज्योग्राफी का जो 22 गो चैप्टर है, इन 22 चैप्टर को
देखेंगे और साथ साथ में जो आपको मानचित्र पूछा जाता है मैप, ये मैप भी आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा मैप बनाना, कौन कौन से क्वेश्चन मानचित्र से पूछा जाता है ये भी आपको बताएंगे, और जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये तो आपको बढ़िया से बता ही रहे हैं। आई होप कि प्यारे बच्चों ये क्लास आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जरूर आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे और दिल से आप लोग शेयर भी कर देंगे। क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।